हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम अपने चैनल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे एक फंडामेंटल एनालिसिस का प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी टॉपिक्स आपको सीखना जरूरी है, जिससे आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट खुद से कर सकते हो, हम वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्लेलिस्ट के द्वारा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो फंडामेंटल एनालिसिस सीखने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरे टेक्निकल वीडियोस भी आगे जाकर सीख सको। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़। ठीक है। फिर हम बात करने वाले इनकम स्टेटमेंट के बारे में, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली ये तीन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। उसके बाद फिर हम कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सीखने जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है धन। यहाँ पर आपको सभी स्टॉक्स के जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, सभी के यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, और यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको धन फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स के अलावा फंडामेंटल आपको स्टडी करना या टेक्निकल्स देखना, या फिर एक आप ऑप्शन ट्रेडर हो, तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पर, और एक बहुत ही अट्रैक्टिव ब्रोकरेज प्लान भी है। अगर आप फीमेल मेंबर के नाम पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो, तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलता है ब्रोकरेज पे, जिसके बाद आपका ब्रोकरेज 10 रुपीज़ पर ऑर्डर हो जाता है। तो आप भी इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो धन पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अपने फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। तो चलिए हम अपने वीडियो पे वापस चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, इससे हमें क्या क्या चीज़ समझ में आता है। तो देखो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, उसमें ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं एक इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं इन्वेस्टर के लिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब भी आप स्टडी करोगे, तो ना, तो फिर ना आपको ना कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है कि फाइनेंशियली वीक है वो, स्ट्रांग है, कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा उसका है, उस कंपनी का परफॉर्म, इस वो कंपनी पिछले 5 साल 10 साल से परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्टैगनेंट है, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है। फिर आप उसके पोजीशन के बारे में पता कर सकते हो कि अपने सेगमेंट में वो कहाँ पर स्टैंड करता है, वो मार्केट लीडर है या फिर ना वो बहुत ही पीछे लैग करते चलता है, वो दूसरे को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ के बारे में आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने आता होगा तो। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना बेसिकली 3 स्टेटमेंट होते हैं जिसको हमें सीखने की ज़रूरत। देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, फिर सेकंड पे आपका आ जाता है बैलेंस शीट, थर्ड पे आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए अब हम ना इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और कोई भी एक स्टॉक का डिटेल स्टडी आज करते हैं कि उसका इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, बैलेंस शीट क्या बता रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है। इस सारे चीज़ों के बारे में हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ना यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पर ना मैं आपको शॉर्ट में अगर बता के चले जाऊँ कि देखो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पर इस तरीके से एनालिसिस करना है, बैलेंस शीट है, इसको देखो यहाँ पर आपका दोनों बराबर होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स सब ऐसा। ठीक है, तो उस टाइप में बता के चले जाओ तो कोई मतलब है नहीं। तो हम यहाँ पर ना डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा जाए। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। देखो, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, इनकम स्टेटमेंट को ही ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोला जाता है। और ना यहाँ पर हमें पता चलता है कंपनी का रेवेन्यू क्या चल रहा है, कंपनी कितने खर्चे कर रही है, कितने एक्सपेंसेस है उसकी, नेट इनकम कितना बच रहा है, एक्सपेंस को अगर साइड कर दोगे तो नेट इनकम कितना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड में, मतलब कि यहाँ पर आप क्वार्टरली में वो देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ईयरली एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या उसका रिजल्ट है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट से जान सकते हो। अब देखो, यहाँ पर ना हम सन फार्मा का इनकम स्टेटमेंट ओपन कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर ना देखो, जैसे ना आप कोई भी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ये समझ जाओगे, तो आपको ना यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, कॉन्सोलिडेटेड या स्टैंड अलोन। अब देखो, इसमें क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड क्या होता है, स्टैंड अलोन क्या होता है। अब देखो, दोनों में ना बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है।
बस इतना डिफरेंस होता है कि स्टैंड अलोन में ना, जैसे सन फार्मा की हम बात करें तो सन फार्मा एक एज अ सिंगल एंटिटी वो कितना कमा रहा है उसके बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है, वो कैसा बिजनेस कर रहा है। कंसोलिडेटेड में क्या होता है कि सन फार्मा कुछ और सब्सिडरी कंपनी भी चला रही होगी, ठीक है, जैसे रिलायंस के बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, तो ना वो सारे मीन्स सब्सिडरी कंपनीज को अगर मिला के हम एनालिसिस करें तो वो कंसोलिडेटेड होता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंसोलिडेटेड में वो स्टडी करना चाह रहे हो, स्टैंड अलोन में स्टडी करना चाह रहे हो। तो चलिए हम यहाँ पर ना कंसोलिडेटेड उसमें चले जाते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, आप ईयरली रिजल्ट देखना चाहते हो या क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहते हो। हम यहाँ पर ईयरली कर लेते हैं। अब देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या बेसिक मिस वो होता है, हमको क्या क्या चीज़ देखना है। अभी देखो बहुत सारा इसमें चीज़, देखो सेल्स है, सबसे पहले सेल्स है। देखो सेल्स क्या होना चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ईयर ऑन ईयर सेल्स आपको बढ़ना होना मिस बढ़ रहा होना चाहिए कि घट रहा होना चाहिए, बढ़ना होना चाहिए। अब देखो 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में ये 26,490 करोड़ का इसका सेल था, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ईयर 29,000 करोड़ हो गया, फिर 32,000 करोड़ हो गया, फिर 33,000 करोड़ हो गया, अभी 38,000 करोड़ चल रहा है, ठीक है। एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस ना मोस्ट ऑफ द केसेस में घटना होना चाहिए, अगर बढ़ भी रहा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ना है, ठीक है। बस जितने स्पीड से आपका सेल्स बढ़ रहा है उतने स्पीड से आपका एक्सपेंसेस नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में सेल्स तो 26,490 करोड़ का था, एक्सपेंस कितना था, खर्चा कितना था, खर्चा देखो कि 20,800 करोड़ का था, उसके बाद 22,000 करोड़ का हुआ, 25, ठीक है। एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा चल रहे हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2017-18 अभी इसका रेशियो अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कुछ नहीं है, आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं अगर आप खर्चों को साइड कर दोगे तो खर्चों को साइड करने के बाद आपका नेट मिस ना, नेट प्रॉफिट नहीं मिस, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है, मिस प्रॉफिट कितना बच रहा है वो यहाँ पर बात हम करते हैं। तो देखो अभी इसका 10,000 करोड़ का है, उसके पहले 8,000, देखो इसका प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखो मार्जिन हमेशा बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट मार्जिन आप बढ़ा पा रहे हो मतलब कि आप ना थोड़े से सस्ते रेट में अपना प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो हर साल, ठीक है, तो आपका ना एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ये दर्शाता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है मतलब कि आप एफिशिएंट होते जा रहे हो। अब देखो ये 21% था 2017-18 में, 18-19 में 22 था, फिर 21 थोड़ा सा कम, ठीक है, तो कोविड का समय था। फिर देखो नहीं, ये कोविड के पहले का समय था, ठीक है। फिर देखो कोविड के समय भी इसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, अभी भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट पिछले साल इसने बनाया है, ठीक है। फिर देखो अदर इनकम मतलब कि ना जो इसका बेसिक जो मेन इसका बिजनेस है सन फार्मा का, उसके अलावा जो इसके सब्सिडरी कंपनीज हैं या दूसरे मिस कुछ ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सन फार्मा के नाम के मिस ना, सन फार्मा के अम्ब्रेला के अंदर। तो फिर ना यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग मिस ना अदर इनकम में उसको आप देख सकते हो। देखो अदर इनकम भी इसका ठीक ठाक चल रहा है, 1,800 करोड़ ये सब चल रहा है, तो उसमें भी कोई बहुत वो नहीं है। अब देखो यहाँ पर आ जाता है इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, ठीक है, कुछ भी लोन होंगे या कुछ भी चीज़ होगा उसके लिए इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, तो इंटरेस्ट बहुत ही कम है, जितना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना उसके कंपैरिजन में इंटरेस्ट बहुत ही कम है। फिर देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ना कोई भी कंपनी कोई भी एसेट को होल्ड करती है, कोई भी एसेट को ओन करती है, तो उस एसेट की वैल्यू कम होती रहती है हर साल, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिप्रिसिएशन दिखाता है। तो देखो डिप्रिसिएशन हमेशा नेगेटिव में रहता है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में डिप्रिसिएशन एक नेगेटिव इनकम है, मतलब कि आपके पॉकेट से ये पैसा इनडायरेक्टली निकाल रहा है, डायरेक्टली नहीं निकालता लेकिन इनडायरेक्टली निकाल रहा है, ठीक है। फिर देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या है कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया है टैक्स देने के पहले, ठीक है। तो 4,000 देखो 4,481,000 करोड़ में से लोग बनाए हैं, ठीक है, ये जितना भी रहता है ना करोड़ में ये वैल्यू है, ठीक है, 4,881 करोड़ ये बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अच्छा खासा इनका मिस प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। फिर देखो टैक्स कितना पे करें, 24% टैक्स इस साल पे कर रहे हैं, ठीक है। अब टैक्स में ये कहाँ कहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स ये 24% पे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट इनका कितना चल रहा है, नेट प्रॉफिट चल रहा है 3,400 करोड़, ठीक है, 3,406 करोड़ मीन्स प्रिसाइजली अगर बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे, नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 19-20 में बहुत ज़्यादा ये हुआ था अचानक से, लेकिन उसके बाद घटना चालू हुआ, ठीक है, अभी फिर से वापस रिकवर कर रहे हैं, इनका नेट प्रॉफिट वापस ऊपर जा रहा है। बस ये चीज़ है कि हाँ ये लोग अभी नेगेटिव में नहीं है,
फ़िलहाल इनकम स्टेटमेंट देखने से हमें पता चल रहा है कि हाँ नेगेटिव में नहीं है। और ईपीएस की बात कर रहे इस बात कर लें, अर्निंग पर शेयर, मतलब कि ना हर शेयर में एक इन्वेस्टर कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो देखो 17-18 में 9 रुपये कमा रहा था, अभी 11 रुपये कमा रहा है, 16, फिर 12, फिर 14। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट जितना भी चीज़ था ना 2019-20 में बहुत ज़्यादा में से अच्छा खासा इसका वो था। देखो ये टैक्स भी कम पे कर रहा था उस समय पे। ठीक है, जो डिप्रिसिएशन हो रहा था वो भी कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सबसे हाईएस्ट था अब तक का, जो पिछले 5 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो ईपीएस भी इसका हाईएस्ट था। उसके बाद कम होने लगा था, नेक्स्ट ईयर कम हुआ था, फिर देखो अभी वापस रिकवर कर रहा है। मतलब कि इसका इनकम स्टेटमेंट देखने से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ चलो अच्छा खासा यहाँ पर इसका इनकम जनरेट हो रहा है, इसमें कोई इस वो नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट नाम से ही पता चल रहा है कि ना दो चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बना के इसे यहाँ पर रखना है। ठीक है, हमेशा एक बैलेंस रहना चाहिए। अब वो चीज़ क्या जिसके बीच में बैलेंस रहना चाहिए, आपका एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए हमेशा। ना बैलेंस शीट का मतलब होता है कि आप जितने भी कैलकुलेशंस करो, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपके बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, जितने आपके एसेट्स हैं उतने ही वैल्यू के आपके मिस लायबिलिटीज़ वहाँ पर शो हो रहे होने चाहिए सभी कैलकुलेशंस के बाद। अब देखो बैलेंस शीट हमें क्या चीज़ दिखाता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें ना कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि किस तरीके से कंपनी का पोजीशन अभी चल रहा है, फाइनेंशियली कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है। ठीक ठीक, सभी स्टेटमेंट्स बेसिकली यही हमें बताते हैं। अब देखो यहाँ पर ना ये हमें दिखाता क्या है, इसका खासियत क्या है दूसरे स्टेटमेंट्स के अगर कंपैरिजन में बात करें तो। अब देखो ये ना कंपनी का जितने भी एसेट्स है वो हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी के एसेट्स ये हमें शो करेगा, फिर देखो लायबिलिटीज़ ये हमें शो करेगा, फिर उसके बाद फिर ना शेयर होल्डर्स की इक्विटी है। ठीक है, ये भी शो करता है, कुछ बैलेंस शीट में ये शो करता है, कुछ में नहीं करता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स का मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कहाँ पर से देखना है। अगर आप धन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से आप शेयर होल्डर्स की इक्विटी होल्डिंग्स आप देख सकते हो। फिर देखो बैलेंस शीट को अगर आप स्टडी करोगे तो उससे आपको क्या पता चलता है, देखो इससे हमें पता चलता है कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। ठीक, सॉल्वेंसी का मिस कुछ इशू है नहीं है, ठीक है ना, ओवरऑल फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, हमें ये बैलेंस शीट बताता है। तो चलिए अब हम ना सन फार्मा का ही बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट निकाल ली है सन फार्मा का। ठीक है, अब देखो सन फार्मा में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। देखो सबसे पहले तो आप देखो शेयर कैपिटल इसका दिख रहा है। ठीक है, शेयर कैपिटल इसका बराबर है हर साल में। ठीक है, देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिखता है। रिजर्व्स की बात करें तो ये हर साल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, रिजर्व्स जो इसके फंड है इसके पास। ठीक है, रिजर्व का इस्तेमाल कंपनी कहाँ करती है, अगर उसमें ना अचानक से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी में आ गया, ठीक है, या फिर उसको डिविडेंड पे करना है, बोनस पे करना है, तो यहाँ पर रिजर्व से वो पैसा को यूज़ करते हैं। फिर देखो आप यहाँ पे देख सकते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट देख सकते हो, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ देख सकते हो, करंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ मतलब कि लॉन्ग टर्म मिस हो रहता है, करंट लायबिलिटीज़ मतलब कि शॉर्ट टर्म जो उसका मिस लोन है, लायबिलिटीज़ है, वो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना लायबिलिटीज़ कितने इसके टोटल, अगर इसका लायबिलिटीज़ की बात की जाए तो लायबिलिटीज़ इसके ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो एसेट्स की बात करें हम। ठीक है, देखो सबसे पहले तो रिजर्व्स को इसको हटा दो आप, रिजर्व्स बहुत ही इसका वो है। रिजर्व को कंपनी इनकम में जनरली एसेट में उसको काउंट नहीं करती क्योंकि रिजर्व से पैसा निकलना रहता है हमेशा। ठीक है, अब देखो एसेट्स की बात करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं इसके, 22,000 करोड़ के आसपास। तो ये भी इसका बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बीच बीच में घटा भी था लेकिन अभी ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट इस पर नहीं आया है। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप देख सकते हो। ठीक है, फिर देखो इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पर है, कितना वो पैसा इसको जनरेट करके दे रही है। ठीक, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स में देख लो आप। फिर देखो अदर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट के अलावा जो कंपनी के एसेट्स हैं, जैसे कि कंपनी के पास ज़मीन होगा, बिल्डिंग्स होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे, गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, तो वो सभी की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर आपको शो होता है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स हमेशा बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा ना जब भी बैलेंस शीट कोई बनता है तो हमेशा ये इक्वल होने चाहिए, तो ही उसको बैलेंस शीट आप बोलोगे सही बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ कुछ चीज़ है जो आपको ना बस ध्यान में रखना है। देखो जो इसकी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़, अगर इन तीनों को आप ऐड कर दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप इसके एसेट्स से कंपेयर करोगे कभी भी तो ना ये उससे ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा आपके ना एसेट्स वगैरह जो है जितना आपका इनकम आ रही है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप ऐड करोगे इसके, देखो अदर एसेट्स को ही आप देख लो, यहाँ पर अदर जो इसका अदर एसेट्स है उससे भी कम है वहाँ पर, तो आराम से ना इससे कोई इशू नहीं है, थोड़े से एसेट्स बेचकर वो अपना वो लोन चुका सकता है। और ऐसे भी इसको बहुत सारे एसेट्स है, देखो फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं इसके पास, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि इतना अब कुछ वो इसका एक्सपेरिमेंट करें कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो इन्वेस्टमेंट्स इसके कितने सारे हैं, तो ना आराम से ये अपने लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका मीन्स एसेट्स बहुत कम है लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो बैलेंस शीट भी इसका सही लग रहा है सन फार्मा का। उसके बाद देख लो बैलेंस शीट के बाद क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब चलिए हम समझते हैं डिटेल में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सॉरी मैं आपको ना शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाना भूल गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जब मैं धन के प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या, नाम से पता चल रहा है कि ना कैश का फ्लो मीन्स आदान प्रदान जो भी कंपनी का हो रहा है, ठीक है, लेन देन जो भी हो रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में मालूम चलता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है। तो देखो ये ना कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन कंपनी, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीरियड हो, मतलब कि आप एक साल का देख रहे हो, एक महीने का देख रहे हो, क्वार्टरली देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक साल का आप वहाँ पर स्टेटमेंट देख रहे हो, मतलब कि एक साल में कितना पैसा अंदर आया है कंपनी में, ठीक है, कितना पैसा कंपनी को पे करना पड़ा है, बाहर गया है, तो वो चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है। अब देखो इससे हमें पता चलता है ना कि कंपनी ना कितना कैश जनरेट कर रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो भी कंपनी के रोज़मर्रा के काम है, बिजनेस करने में जो खर्चे होते हैं, ठीक है, उसमें कितना पैसा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितने कर रही है कंपनी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना अच्छा मीन्स वो कर रही है अपने मीन्स फाइनेंस को मैनेज करने में, ठीक है। तो वो सारे चीज़ आप यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हो। उसके बाद फिर देखो इससे हमें समझ में क्या आता है, इससे हमें समझ में आता है ना कंपनी की एबिलिटी कैश जनरेट करने में कैसी है, और ना कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उसे कैसे हैं, किस तरीके से कैश मैनेजमेंट कंपनी में हो रही है, ठीक है। देखो कोई कंपनी होती है जो कैश को जनरेट कर रही है, पॉजिटिव कैश फ्लोज को बोलते हैं। कोई कंपनी होती है जो कैश को बर्न कर रही है, जैसे कि जितने भी स्टार्टअप्स को आप देख लोगे, स्टार्टअप्स कैश जनरेट नहीं करती हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप है वो कैश को बर्न करती हैं, मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उसको एडवर्टीजमेंट में लगा रही है, ये सब में लगा रही है। वो एक नेट प्रॉफिट में वो कंपनी नहीं है, ठीक है। उसके वैल्यूएशन भले वो अरबों में दिखा रहे हैं लेकिन वो नेट प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। उसके सभी एसेट्स वगैरह इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो सारे पैसों को मिलाकर उसका वो निकालें वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन ऐसे भी वो करेक्ट वैल्यूएशन नहीं होता, कंपनी को बेचोगे तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। वैल्यूएशन निकालने के भी 2-3 फार्मूले होते हैं, कौन सा फार्मूला कौन सी कंपनी लगाती है, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा मीन्स वैल्यूएशन को वो बढ़ा देते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ सही चल रहा है उसमें नहीं चल रहा है। तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यहाँ पर ओपन कर लिए। अब देखो सबसे पहले ना यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें ग्रोथ हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है ये। मतलब कि ना जितना भी कंपनी को रोज़मर्रा चीज़ों में या बिज़नेस चलाने में जो भी ना उसको पैसा मिस कैश उसका लग रहा है, कैश बर्न हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस ये इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। फिर देखो इन्वेस्टमेंट मिस ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि ना कंपनी कोई भी मिस इन्वेस्टमेंट कर रही है वो समय कैसा पैसा लगा रही है वो, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखो नेगेटिव 5500 मीन्स क्रोर्स में चल रहा है, ठीक है। उसका देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी देखोगे तो इसमें भी मीन्स एक ग्रोथ देखने को मिला है। फिर देखो नेट कैश फ्लो देखो कि कंपनी ना नेट मीन्स कैश अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, ठीक है, बर्न कर रही है नेट कैश या फिर वो। तो सभी चीज़ को अगर आप मिस इवोल्यूएट करते हो तो यहाँ पर नेट कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा मिस यहाँ पर देखो ये ना 17-18 में -736 करोड़ था, उसके बाद 844 करोड़ था, -1300, फिर जो पॉजिटिव नेट में मिस आया था नेट कैश फ्लो, ठीक है। अभी वापस ना ऑल टाइम हाई पे नेगेटिव कैश फ्लो है, ठीक है। तो इससे आप अपना डिसीजन में देख सकते हो, ये चीज़ ना बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट इसकी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी कैश फ्लो ना नेगेटिव है वो हमेशा एक बेकार कंपनी होगी, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के भी कैश फ्लो नेगेटिव रहते हैं। तो इसी के लिए हमको ना तीनों चीज़ को देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखना रहता है हमें, ठीक है। तो फिर आप देखोगे बैलेंस शीट देखोगे, इनकम स्टेटमेंट देखोगे, फिर ना फंडामेंटल्स के अंदर जब आप जाओगे
ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ रेशियोज रहते हैं, रेशियोज़ के बारे में हम ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको दिखते हैं, ठीक है, इसको आप देखोगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना हमें क्या क्या चीज़ देखना चाहिए वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इसमें ना बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास होना चाहिए, मतलब कि कंपनी को जो रन कर रहे हैं, कंपनी में जो पॉलिसी कंपनी की बना रहे हैं, ठीक है, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा स्टेक होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 54.48% है, और ये ना प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर स्टेक ना ये घटी नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर अगर ना बढ़ रहा है या कांस्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर घट रही है प्रमोटर की होल्डिंग ना, मतलब कि कुछ इसमें दिक्कत है, प्रमोटर को ना अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, जो कंपनी रन कर रहे हैं उनको ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर कोई वहाँ पर रिटेलर घुसता है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। अब देखो DII मतलब ना जो भारत के इंस्टीट्यूशंस है, जैसे LIC हो गया और बहुत सारे, ठीक है, SBI हो गया और बहुत सारे मीन्स इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो मीन्स उनका स्टेक कितना है, तो देखो 19.24% है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा स्टेक है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का देखो 16.89% है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो डोमेस्टिक में ना बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, और यहाँ पर अगर आपने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में देखोगे तो यहाँ पर घट रही है, ठीक। इसका मतलब कि हमें ये क्या बता रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी होल्डिंग यहाँ पर घट रही है। इसका मतलब कि वो ना फार्मा कंपनी में किसी और कंपनी में वो शिफ्ट हो रहेंगे, या वो अपना पैसा कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। सन फार्मा पे उनको बहुत ज़्यादा मिसबिलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दर्शा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा एक रेड फ्लैग हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखो पब्लिक इन्वेस्टर मतलब कि रिटेलर आपको सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। रिटेलर का भी देखो, रिटेलर भी थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ना सन फार्मा का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा में इसमें ग्रोथ देखने को मिला कुछ सालों में, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे पब्लिक रिटेलर्स हैं जो कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर इनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। तो गवर्नमेंट के इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, और अदर्स में जो भी ये सब के अलावा कुछ छोटे मोटे वो लोग होते हैं वो सबका ब्यौरा रहता है, और अधिकतर अदर्स में ज़ीरो ही रहती है, ठीक है। तो ये आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ना तीनों स्टेटमेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करना है, किस तरीके से बैलेंस शीट को स्टडी करना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या चीज़ देखना है और क्या चीज़ ज़रूरी है देखना, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लास्ट में यह भी बात किया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चीज़ देखना है। तो देखो ये सभी चीज़ को जब आप ना एक साथ लेकर एनालिसिस करोगे ना तो आपको एक पिक्चर समझ में आती है कि हाँ इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना। प्लस इसके साथ मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि टेक्निकल्स थोड़ा देखा करो, ठीक है। चार्ट्स एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखा करो, वीकली चार्ट देखा करो, ठीक है। मंथली चार्ट इस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीकली चार्ट आप देखा करो कि कैसा चल रहा है, कोई ब्रेकआउट देने वाला है क्या नहीं है, कोई एक अच्छे लेवल पे है। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना टेक्निकल्स में हमें पता चल जाता है कि हाँ ये ना अब यहाँ पर से बहुत अच्छी करेक्शन आने वाली है, ठीक है, रिवर्सल यहाँ पर दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमको ना बहुत इमिस ना और अच्छा बेटर प्राइस मिल सके, ठीक है, थोड़ा सा और डिस्काउंट हमें मिल सके। तो उसके लिए ना टेक्नो फंड आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना जब भी आप ये ना तीनों स्टेटमेंट्स को आप ना स्टडी करोगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ना एसेंशियल हो जाते हैं जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सीखो, खुद से करो, ठीक है। आपकी डिसीजन रहेगी ना तो आपको ना बहुत अच्छा एक वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरे कोई अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको कॉल्स दे रहे हैं ना, आपको नहीं पता है कि वो क्या चीज़ देख रहा है, किस चीज़ के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस है। अगर आप खुद से सीखोगे ना तो आप एक अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ के ऊपर आपको इसमें जोर देना है, क्या चीज़ को आपको थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जिस तरीके से टेक्निकल में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसमें सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है, फंडामेंटल्स में भी सभी का अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है। कोई एक ना बेसिक थंब रूल नहीं है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है तो सभी के लिए परफेक्ट है, ठीक है। सभी का टाइम पीरियड भी अलग रहता है। जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ 20-25 साल के मोटिव से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट करता हूँ शेयर्स में बेसिकली, तो मैं उसको कभी निकालता नहीं हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैं 2018-19 के आसपास से मैं ना धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू किया था। उसके से मैंने 1 रुपया आज तक नहीं निकाला नहीं है। डिविडेंड के थ्रू जितना मिला वो मैंने कुछ खर्चा किया, कुछ को वापस मैंने री इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करोगे ना बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न जनरेट हो जाता है। 4-5 साल में ना आपका जो पोर्टफोलियो वो 100%, 90% इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक
लेवल पे वो आपको ना होल्ड करके रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट में क्रैश भी आएगा तो वो नेगेटिव आपको परफॉर्मेंस देगा नहीं, ठीक है, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो। अब देखो, हम नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना, उसमें हम ना डिफरेंट रेशियोज़ के ऊपर और जो मैट्रिक्स है ना उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करने में और ज़्यादा मीन्स हेल्प करती है, ठीक है, कंपनी के परफॉर्मेंस और वैल्यू को और अच्छे से हमें समझाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम यहाँ पर ना ट्राई कर रहे हैं अपने चैनल पे कि बहुत इन डेप्थ वीडियो हम बना सके, बहुत इन डेप्थ डिस्कशन कर सके फंडामेंटल एनालिसिस पे या कोई भी टॉपिक हम जिस पे इस वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और कोई भी डाउट आपके मन में रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि जब ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाए ना तो फिर हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स का ना फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करें, खास करके जिसका मैं इसने जो कंपनीज को मैं होल्ड किया हूँ, ताकि ना मैं आपको ना एक बेटर डिसीजन आप किस तरीके से ले सको वो मैं आपको सिखा सकूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेड करो। गुड बाय।